बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो जंग के 4 दिन थे, उसके बाद सीज़ फायर हो गया। अल्लाह ताला की लाख लाख शुक्र था। हालांकि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की हर वो जगह पर हमला किया जिस जगह उनकी तरफ से अटैक आया था, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने अपने दफा में सारे मामलात किए तो हिंदुस्तान में चीखों पुकार पड़ गई और उन्होंने फौरी तौर पर अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया कि आप जंगबंदी कराएं वरना हम मारे जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को भी इंडिया दोनों को जंगबंदी की बात की, जिससे अभी तक वो जंगबंदी कायम है और अच्छे तरीके से कायम है। इसी दौरान में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका का दौरा किया, चाइना का दौरा किया और ख़लीज का दौरा किया, और उसमें जो ईरान और इसराइल के दरमियान जंग लगी हुई थी उसमें भी सीज़ फायर हो गया। अल्लाह ताला करे ये भी सीज़ फायर जिस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है, इसराइल और ईरान के दरमियान भी हो तो इससे अच्छे नताइज निकल सकते। जबकि ये जंग सारी जो है वो आलमी जंग की तरफ बढ़ रही थी, अमेरिका ने भी अपनी बड़े बड़े दाग दिए थे, लेकिन मैंने ये देखा है जब मुसलमान धक्का लगाते हैं और मुसलमानों की तरफ से जब उनको जान के लाले पड़ते हैं तो फिर वो जंग की बंदी की तरफ आए हैं। वो चाहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो, चाहे ईरान और इसराइल हो। तो ये अल्लाह ताला की लाख मेहरबानी और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनों का सदका है कि ईरान ने भी अमेरिका और इसराइल को दिन में तारे दिखा दिए और उनकी वो तनसीबात तबाह की जो कि वे सोच नहीं सकते थे। हालांकि ईरान में भी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से ईरान का हर जगह पर हर मामले में बाजी लेना अल्लाह ताला की तरफ से एक हकीकत बना हुआ था। इसमें पाकिस्तान की हुकूमत ने एक अच्छा रोल अदा किया। पाकिस्तान की हुकूमत ने उन तमाम ईरानियों के लिए अपने दरवाजे खोले जो कि जंग की वजह से ईरान छोड़कर पाकिस्तान में आ गए, और इस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने भी एक अच्छा बयान दिया और जहारियत को, अमेरिकी जहारियत को और इसराइली जहारियत को जहारियत करार दिया। ये बड़ी अच्छी बात है। अब इस सारे मामलात में पाकिस्तान को एक कलीदी हैसियत हासिल हुई है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को एक अहमियत हासिल हुई है क्योंकि उन्होंने इस जंगबंदी में अपना रोल अदा किया है। तो इस सारे मामलात को देखने के लिए मैंने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है मोहतरमा सईदा आबदा हुसैन साहबा को, जो कि अमेरिका की साबिक सफ़ीर हैं, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, वफाकी चेयरमैन ज़िला कौंसिल 2 दफ़ा जंग हैं, इसके साथ साइंस और टेक्नोलॉजी, इत्तलात, कई डिपार्टमेंट की वो मिनिस्टर रही हैं। मैंने उनको अपने प्रोग्राम में दावत दी है। मोहतरमा सईदा आबदा हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। दूसरे हमारे मेहमान हैं लंदन से, जो कि सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार हैं, जनाब मुकीम अहमद खान साहब। मैं आपको भी अपने प्रोग्राम में वार्म वेलकम करता हूँ। मुकीम अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। तीसरे हमारे मेहमान हैं एजाजुल हक साहब, जो कि मेंबर कौमी असम्बली हैं और इस वक्त भी वो इजलास से निकल कर हमसे बात कर रहे हैं। एजाजुल हक, आपका भी बहुत शुक्रिया। और चौथी हमारी मेहमान है मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी हमारे साथ होंगी। मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। जनाब सईदा आबदा हुसैन साहबा, ये जो जंगबंदी हुई है ईरान और इसराइल की, अमेरिका ने जिस अंदाज में कराई है, इस पे आपके क्या कमेंट्स हैं? ये मुस्कर रहेगी या फिर भी ठाठू होती रहेगी? देखिए जी, अमेरिका ने इजराइल और ईरान की जो कशीदगी थी उसका नोटिस लिया है और उन्होंने महसूस किया कि अगर ये जंगबंदी ना हुई इन दोनों रियासतों की तो ये मामला फैल जाएगा और इसकी लपेट में पूरा बैनुल इस्लाम आ जाएगा। तो अमेरिका ने सरतोड़ कोशिश करते हुए जंगबंदी करवाई है इजराइल और ईरान के दरमियान, और इम्कान ये है कि
ये जंगबंदी जो है ये कायम रहेगी। अच्छा मतलब आप ये बताएं कि कतर के कहने पर ईरान ने जंगबंदी की है, अमेरिका के कहने पर इसराइल ने की है, और दरमियान में पाकिस्तान बिल्कुल गायब है। आप इसको किस निगाह से देखते हैं? मैं समझती हूँ कि ये मामूल के मुताबिक हुआ है। जहाँ जहाँ जिसका असर है उन्होंने असर लेके और जंगबंदी की है। जनाब मुकीम साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी। मुकीम साहब, ये मुझे ये बताएं कि ये बहुत अच्छा इकदाम है जंगबंदी हो जाना, और इसमें क्योंकि ये आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे थे काम सारे। आप यहाँ लंदन में बैठे हो क्योंकि लंदन मरकज़ है तमाम मामलात का, और पाकिस्तान के सारे अच्छे बुरे सब मामला यहाँ से गुजरते हैं, और जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी लंदन में मौजूद हैं। आप ये बताएं उनकी तरफ से या कोई ऐसी और पार्टी की तरफ से इस जंगबंदी पे को बात हुई है, और आप इस जंगबंदी को किस निगाह से देखते हैं? जंगबंदी खुशाइंद अमर है, और इसकी वजह से पूरी दुनिया एक टेंशन में थी। और आप देख लें कि तेल की प्राइसों पर इफेक्ट होना शुरू हो गया था, दुनिया भर में बेचैनी थी, 52 से ज्यादा फ्लाइटें स्ट्रैंडेड हुई भी थी मिडिल ईस्ट के अंदर। उसमें बर्तानिया के भी शहरी थे, हाजी भी थे, उम्रे वाले भी थे, टूरिस्ट भी थे, और फ्लाइट्स बंद हुई, उनका कोई शुमार नहीं है। ठीक। और जितने ये नुकसान हुए हैं दोनों मुमालिक के, एक की अगर चोंच गुम हुई है तो दूसरे की दुम झड़ गई है। ठीक। तो ये फिजा को कुछ ना कुछ अब सुकून मिलेगा, और दोनों अपने अपने जख्म देखेंगे कि कितने गहरे हैं और कितना काम है रफूगरी का। इसमें जिस तरीके से कुछ लोगों ने इसको एग्रीगेट किया, अननेसेसरी एग्रेशन क्रिएट किया, और अपने एजेंडे को सामने रखते हुए अटैक किया, उससे उनके जो मकासद थे वो भी सामने आ गए, और वो किरदार भी सामने आए कि जिन्होंने वादे किए, जिन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी, जिन्होंने मुज़ाकरात के लिए टाइम मांगा, और उसके बावजूद ईरान को निशाना बनाया। ठीक। ईरान ने जितना नुकसान उठाया अपनी टॉप लीडरशिप के हवाले से, चाहे वो मिलिट्री की थी, वो साइंटिस्ट थे, और उनकी जो क़यादत थी, लेकिन जो रेजिलियंस दिखाई वो भी बड़ी शानदार थी कि एक दिन के नुकसानात के बाद उन्होंने दोबारा मोर्चे संभाल लिए। उनकी जो सेकंड कैडर या सेकंड लीडरशिप थी, उसने ईरान का डिफेंस भी किया, उसने हमलों की निगरानी भी की, उन्होंने इसराइल को भरपूर जवाब भी दिया, और नरमी भी नहीं दिखाई अपने उसमें स्टांस में। बावजूद इसके कहा यह जा रहा है कि उनके टॉप कमांडर्स को इसराइल से बाकायदा फोन करके धमकियां दी गई। और साहब आप मुझे ये बताइएगा, ईरान कहता है कि हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं, इसराइल कहता है हमने अपने मकासद हासिल कर लिए, अमेरिका कहता है मैंने अपने मकासद हासिल कर, तो ये किसकी फतह है, किसकी हार है? ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है कि कोई आदमी हार मानने को तैयार नहीं है। अब इस सारे खेल में सारे विक्ट्री स्टैंड पर खड़े हैं। सदर ट्रंप का दावा यह है कि जी मैंने जंगबंदी कराई है और मैं ही ईरान की एटमी ताकत के खात्मे का सबब बना हूं, तो मैं विनर हूं। उधर इसे कह रहा है कि नहीं, हमने भी चूंकि एटमिक प्लांट पे हमला किया था तो लिहाजा एटमिक प्लांट तो हमने खत्म किया, हम जीते हुए हैं, हमने, ये हमारी फतह है। ठीक। उधर ईरान के पास अपना बयान है कि रिजीम चेंज नहीं हुई लिहाजा हम भी जीते हुए हैं। तो इस जंग ने सारों को ही विनर बना दिया, लूजर कोई नहीं है। अच्छा, इसमें आप पाकिस्तान की हुकूमत का क्या रोल देख रहे हैं इस जंग में, ईरान और इसराइल जंग में हमारा क्या रोल था? देखिए, हमने जितनी डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर ईरान को सपोर्ट किया, हम उन 4-5 ममालिक में शामिल हैं कि जिन्होंने भरपूर तरीके से ईरान को सपोर्ट किया और इसराइल की मजम्मत की। सऊदी अरब है, टर्की है, पाकिस्तान है, रशिया है, और एक आध
को मैंने मिस न कर दिया हो। ठीक। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान ने, आप पहले कह चुके हैं कि जी बॉर्डर खुले थे उन लोगों के लिए कि जो बॉर्डर के करीब फंस गए थे या वो मुल्क से बाहर आना चाह रहे थे। राइट। तो इससे ज्यादा और क्या हम इमदाद कर देते। आपके सामने रूस की मिसाल है जो 7 अशरों से ईरान का सपोर्टर रहा, 40 साल पाबंदियों में उसके साथ ट्रेड भी करता रहा। उसके बावजूद रूस इस पोजीशन में नहीं था कि वो ईरान की कोई मदद कर देता। जो रूस ने किया वही कुछ पाकिस्तान ने उनके लिए कर दिया। ठीक। तो अब हमारी पसली में देखें ना, अब हमसे आप ये तवक्को कर लें कि जी हम सारी दुनिया की मुखालफत मोल लेते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने खड़े हो जाएं या सुपरसोनिक मिसाइलों के सामने खड़े हो जाएं। ठीक। या हम B-2 बम्बार्स को दावत मुबाजरत दे दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा, मैं बेगम आबिदा हुसैन साहब की तरफ चलता हूँ। बेगम साहब, ये जो ईरान का जितना नुकसान हो गया है और जिस तरीके से वहाँ पे एटमी तमाम जो उनके हदफ थे उनको ख़त्म कर दिया गया, क्या ये आप समझते हैं कि ईरान फिर दोबारा उठकर इस काबिल होगा कि वो जुर्र से फिर मुकाबला कर सके? जी हाँ, मैं समझती हूँ कि ईरान बड़ी एक संजीदा रियासत है और वो दोबारा अपने इस काम को जारी करेंगे और ये दिन दूर नहीं कि वो एटमी ताकत बन जाएंगे। मैं समझती हूँ कि ईरान को जंगबंदी से तो रोकथाम की गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपना जो उनका अज़्म है एक एटमी ताकत बनने का, उस पे हरफ आने दें। और मैं समझती हूँ कि वो अपने इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। हुकूमत ईरान ने अदा किया है कि हम अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे, हमारा जो भी नुकसान हुआ ऐसी कोई बात नहीं, हम इसको जारी रखेंगे। जबकि अमेरिका का दावा है कि हमने तो इनकी तमाम एटमी कुव्वत वाली सारे मिसाइल ख़त्म कर दिए हैं। जी, मैं समझती हूँ कि अमेरिका अपनी जगह दुनिया की बहुत बड़ी रियासत है और मौसर है, तो वो ये दावा कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि ईरान की हुकूमत ने कहा है वो अपना काम जारी रखेंगे। मतलब जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ये जो 4 दिन की जंग थी उसमें फ्रांस के जो त्यारे थे उनको भी देख लिया गया, चाइना की ताकत को भी देख लिया गया और इस तरह उधर से भी जो उनके पास चीज़ें थी हिंदुस्तान को उन्होंने देख लिया। इस तरह उन ममालिक की भी सुब की हुई जिनके जो क्या नाम है त्यारे या कुछ चीज़ें इस्तेमाल की। आप ये समझती है कि ईरान ने भी कुछ ऐसी चीज़ें की जिसकी बुनियाद पर जो जिन ममालिक ने उनका साथ दिया था उनका नाम ऊंचा या नीचे हुआ हो? मैं समझती हूँ कि ईरान तमाम उन रियासतों का जिन्होंने ईरान की मदद की है, ईरान मशकूर रहेगा। ठीक। और उन रियासतों का हर तरीके से एहतराम करेगा। वो अपने मकसद को पूरा करने में रवां दवा रहेगा और जिन रियासतों ने उसकी पजीराई की है वो रियासतें आइंदा भी उसकी पजीराई करेंगी। मगर मुझे बताओ, अब इन दोनों जंगों के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान इसराइल और ईरान की जंग, आप आलमी तनाज़र में इसको कैसे, क्या मंजर देख रही हैं आप, क्या नक्शा देख रही हैं आप? मैं समझती हूँ कि ये जो जंग बंदी हुई है ये दुनिया के अमन के लिए एक अहम वाक़या है और इसराइल और ईरान की जंग जो है वो किसी को सूट नहीं करती। इसका ये मतलब नहीं है कि ईरान जो उनका काम है एटमी ताकत बनने का वो रोक देंगे, वो इसको यकीनन नहीं रोकेंगे, लेकिन आइंदा इजराइल उन पे कोई हमला करने का मैं समझता हूँ गुरेज करेगा। जब मुकीम साहब मुझे आप ये बताएं कि ये इस वक्त ये जो सीज फायर हो चुका है और हर तरह से बात की जा रही अमन की, अब क्योंकि अमेरिका ने ही पहले भी जो पहली जंग अज़ीम थी उस पर हिरोशिमा और नागासाकी पे
एटम बम गिराए थे, और अब भी उसी की तरफ से तड़ियाँ आ रही थी। अब मुझे ये बताएं, इस जंग के रुक जाने के बाद और ईरान को ताकतवर देखने के बाद, पाकिस्तान को ताकतवर देखने के बाद, आइंदा अब किसी और मुल्क की जरूरत होगी वो ईरान पर या पाकिस्तान पर हमला करे? नहीं, मैं नहीं समझती कि किसी मुल्क की भी जरूरत होगी। जिस मुल्क के पास एटमी हथियार हो उसका दिफा वो ऑटोमेटिक हो जाता है और उस पे कोई भी मैली नजर नहीं रख सकता। ये मुकीम साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर। मुकीम साहब, मैंने गुजारिश की है, अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग, ईरान और इसराइल की जंग, दोनों में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और इसराइल को फतह और ईरान को फतह नसीब हासिल की है। अब इस फिनार में कई जो हमारी गिदड़ी भपकियाँ लगाने वाले ममालिक हैं या लोग हैं, क्या उनकी दोबारा कभी जरूरत हो सकती है वो पाकिस्तान की तरफ या ईरान की तरफ मैली निगाह से देख सकें? देखिए जी, थ्रेट हमेशा रहती है। अच्छा। दुश्मन दूसरे फरीक को कभी चैन से नहीं रहने देते। इसका ये नहीं है कि इंडिया जो है वो अपने जख्म भूल के हमें गले लगा लेगा, ठीक, या गले में फूलों की माला डाल देगा। मतलब वो उनको जो हजीमत उठानी पड़ी है वो इसका बदला कहीं ना कहीं तो लेंगे। अच्छा। चाहे वो स्लीपर सेल को हवा दे दें, चाहे वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को दोबारा फ्लेयर कर दें, चाहे वो अलहदगी पसंदी की तहरीकों को बढ़ावा दे दें, चाहे पाकिस्तान को FATF में ब्लेम कर दें, चाहे वो पाकिस्तान की इमदाद रुकवाने की कोशिश करें, या वो इंडस्ट्री वाले सिलसिले को आगे बढ़ाएं। तो ये सोच लेना या समझ लेना कि हमें कोई खतरा नहीं रहा और हम दूध पी के सो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे हमें ये अंदाजा हो गया, ये बताएं माफ कीजिए, ईरान को भी और पाकिस्तान को भी, कि हमारे दुश्मन कौन है, हमारे दोस्त कौन है, ठीक, और हमने अपने दिफा को कैसे बेहतर और मजबूत बनाना है। अच्छा बेगम हुसैना, आप माशाल्लाह अमेरिका में सफीर भी रही हैं और आपका बयान पहले भी ये तो अमेरिका हर वो फैसला करता है जो उसके मफाद में हो। अच्छा, अब इस वक्त ये जो उन्होंने फैसला किया है और जनरल ट्रंप ने जो ईरान पर भी बमबारी की और आज खुद उनकी जो कांग्रेस है उससे भी उन्होंने मशवरा नहीं किया और वहाँ अमेरिका में भी उनके खिलाफ मुजाहरे हुए, क्या आप ये देखते हैं कि उनका अपीचमेंट हो सकता है? जी, मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो किया है वो अमेरिका के मफाद में किया है। अच्छा, ठीक, और वो अपने इस काम पे जारी रहेंगे। जंगबंदी जो करवाई है इजराइल और ईरान की अमेरिका ने, इसका बैनुल-अक़वामी सतह पे यकीनन पज़िराई हुई है और मैं समझती हूँ कि इजराइल ईरान को एटमी ताकत बनने से रोक नहीं सकता। ये इजराइल को भी मेरा ख्याल है कि ये बात उनके समझ में आई है। अच्छा मोहतरमा, ये नोबेल इनाम की जो बात की है ट्रंप के बारे में, ये तो फिर उन्हें मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए? नोबेल प्राइज मेरा ख्याल है कि अब मुतनाज़े हो गया है और उन्हें नहीं मिलेगा। अब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा, मैं आपको अपने शो में वेलकम करता हूँ। जी शुक्रिया साहब, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, जब अब अमेरिका ने इसराइल और ईरान के दरमियान सीज फायर करवा दिया है, पहले भी अमेरिका ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर कराया था, इस बारे में आपकी पार्टी और आपकी क्या राय है? अहसान साहब, जो सुकून लेबा जो दुनिया को रिलीफ जिस तरीके से भी मिलनी चाहिए वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। देखिए, सीज फायर अमेरिका ने करवाया, अमन हुआ,
ये हमारे लिए खुशैन बात है। हम कत्लो गारत, बम ब्लास्ट और ये जंगों के हक में बिल्कुल नहीं है। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हमारी पूरी दुनिया में पुरअमन तरीके से जिंदगी गुजारे। बिल्कुल हम तशद्दुद, जुल्म, बुर्दबारी के हक में बिल्कुल नहीं है। अमेरिका ने अगर ये सारा एक मुनसिफाना एक फैसला किया तो ये अच्छा है, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई अच्छा काम करना करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी मुकीम साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी 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 फरमाइए। मुकीम साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आपस में लीडरशिप है उसमें बड़ा टकराव नज़र आया है। और क्योंकि पहले ये था कि खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है ना वो पास उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, लेकिन फिर यकदम बजट भी पास कर दिया गया। और ये इसका पता जो है ना उनके चेयरमैन है ना गौर साहब, उनको नहीं पता चला। इसको आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, एक बड़ा गैर मंतकी मुतालबा नजर आ रहा है पीटीआई का कि जी आपका बजट मंजूर ना करना एक तरह से सूबाई हुकूमत की कमजोरी समझा जाता है और अल्टीमेटली विफाक के पास फिर गवर्नरशिप या क्या कहते हैं गवर्नर राज नाफिज करने का इख्तियार भी होता है। ठीक, इसी बुनियाद बना के आप आगे चलें तो मसला क्रिएट हो जाता। तो ये मुझे तो प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रहा कि ये ऐसे मुतालबात करके वो पाकिस्तान की हाइब्रिड हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। नहीं, उन्होंने बजट तो पास कर लिया है लेकिन इमरान खान से मुलाकात भी नहीं हुई। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि उन्होंने ये कहा था ना कि अगर मुलाकात नहीं करवाई तो हम बजट पास नहीं करेंगे। ठीक, अगर आप बजट पास नहीं करते तो फिर विफाकी हुकूमत इंटरवीन कर सकती है ठीक किसी मरहले पे। तो मसला ये है कि वो मतलब आपने ये जो थोड़ा बहुत एक छप्पर मिला हुआ है आपको, जहां पे आपके सारे पंजाब से हुकूमती ज्यादतियों से तंग कायदीन पनाह लिए हुए हैं, मतलब वो भी वो छप्पर छाया भी आपके सर से चली जाए। बड़ा एक गैर मंतकी का मुतालबा है कि जी इमरान खान से वो मुलाकात कराएंगे तो फिर जाके हम बजट पास करेंगे। अब जो प्रैक्टिकल लोग हैं और खास तौर पे ये वजीर आला और उनका जो हिमायती ग्रुप है वो तो इस वक्त इस सारे सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। वो उनके पास सूबे का इख्तियार भी है, वो तमाम मरायात भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको तमाम प्रोटोकॉल भी हासिल है और निगोशिएशन की टेबल पर भी वही बैठते हैं। तो और वो क्यों ये चाहेंगे कि ये जो तख्त नशीनी है ये खत्म हो जाए? मुकीम साहब, मैंने ये देखा है कि पहले कुछ केसों में इमरान खान की जमानतें हुई थी, कल लाहौर हाई कोर्ट ने 8 केसों में उनकी जमानतें कैंसिल कर दी। और जब से ये फील्ड मार्शल साहब अमेरिका से होके आए हैं तो कई ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं कि जो कि पहले अच्छी तरफ जा रहे थे अब वो रिवर्स हो गए हैं। आप इसको किस निगाह से देखते हैं और क्या ये जमहूरी हुकूमतें ऐसे करती हैं? देखें जी, ये जमहूरी हुकूमत वाली बात तो जरा अब हजम नहीं होती क्योंकि ख्वाजा आसिफ का ये बयान रिकॉर्ड पर है, उनका ये हाइब्रिड निजाम है ये। और उसको तक़वियत मिल गई जनरल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका के बाद और व्हाइट हाउस में लंच के बाद उनको इस वक्त एक यूं कह लें ताकत का इंजेक्शन मिल गया। ठीक, अब उनको पता है कि ये जो रौला डाल रहे थे कि ट्रंप जो आवेगा तो लग पता जावेगा, वो वाली कहानी अब हो गई है खत्म। सही बात। और उनके अपने मफादात हैं और इनकी अपनी कमजोरियां हैं और इनको जो ये सहारा मिल गया है अब उसके नतीजे में इमरान खान अब मैटर नहीं कर रहा है वक्ती तौर पे और पीटीआई, तो इनको मराद दे के इनको क्या फायदा है? और अब ये पार्टी में रिफ्ट से भी जाहिर हो गया और इस किस्म के गैर जमहूरी और गैर मंतकी मुतालबे करके उन्होंने अपने लिए मुश्किलात मजीद पैदा कर ली हैं। देखो ना कितना वक्त गुजर गया है, अब इनको इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए लड़ाइयाँ छोड़ के। सर इस वक्त जो है ना पीटीआई जो है वो
एक अजीब मखमसे का शिकार है कि जब लीडरशिप है कि कम्युनिकेशन हो नहीं पाती, जो अंदर चला जाए वो बाहर आके नई गजल सुना देता है और वो अपनी मर्जी का बयान जारी कर देता है, वो अपनी तशरीहात कर रहा होता है। तो पार्टी में कौन किसको फॉलो कर रहा है, हु इज ए लीडर, और सेकंड लीडरशिप कहाँ है। और दूसरा ये है कि जो इक़्तिदार एंजॉय कर रहे हैं उनको इमरान खान के जेल से आने में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। अच्छा मुकीम साहब, ये पंजाब की जो हुकूमत है इसमें 4 ख़वातीन बड़ा अहम रोल अदा कर रही हैं और जो ये हुकूमती सतह से इनमें कुछ इंकशाफात हुए हैं, वो खरबों रुपए की एम्बेजलमेंट है मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ कामों में, तो उसकी ये सारी अखबारात में, टीवी चैनलों पर तशहीर हो रही है। तो क्या ये आप समझते हैं पंजाब की ये तरक्की है, ये सिर्फ इश्तिहारों पे थी और इनकी एम्बेजलमेंट की तरफ थी? ये रिपोर्ट्स तो हमने भी देखी, वो 10 खरब रुपए के कुछ इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अब ये है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है पंजाब की, उसको अपना रोल अदा करना चाहिए, नैब को देखना चाहिए, FIA और एंटी करप्शन के इदारे जो हैं वो इसको ऑन बोर्ड लें और अपनी तहकीकात मुकम्मल करें और बिना वजह इल्जाम लगाने से गुरेज किया जाए। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि क्या इतना साल का बजट था कि सारी एम्बेजल हो गया, मतलब एग्जेजरेशन और मुबालगा राइब के एलिमेंट को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखो खास तौर पे ये जो ईद उल ज़ुहा थी ना, इस पे अखराजात है ना सफाई के, वो 30 अरब रुपए आए हैं, हालांकि 30 अरब रुपए की कुर्बानियां पूरे पंजाब में नहीं की गई। अब इसकी असेसमेंट आप करें, इस पे प्रोग्राम करें, कैमरा लेके जाएं, लोगों के व्यूज रिकॉर्ड करें और पब्लिक के सामने रखें। लेकिन इन तमाम इल्जामात की हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं, साइलेंस, ड्रॉप सीन। नहीं जी, हुकूमत की बड़ी मौसर तर्जुमान है और बहुत बड़े समझदार लोग उसको देख रहे हैं, तो आई एम श्योर दे शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू दैट। जमनाज साहब, आप मुझे सुन रही हैं? जी, मुकीम साहब को ये बता दें, वो जिम्मेदार जो लोग हुक्मरान बैठे हुए हैं वो सिर्फ तकिया नूसी है, वो सिर्फ दूसरों पे उंगली खड़ी करना जानते हैं, तनकीद करना जानते हैं। उनको ये नहीं पता कि मुल्क के इस टाइम हालात क्या जा रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हमारी जेब में जो पैसा आ रहा है वही हमारा है। वो तो नाम पाकिस्तान का लगा के कुर्बानी के ईद के दिनों में उन्होंने क्या आबे ज़मज़म से पूरा मुल्क धो दिया है और करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने खा लिए हैं सफाई के नाम पे। ये चोर लुटेरे डाकू सिर्फ मुल्क को लूटने के लिए आए हुए हैं। ना मुल्क को फायदा हो रहा है, ना तो गरीब को फायदा हो रहा है, ना तो गरीब के लिए रिलीफ मिल रहा है। महंगाई से महंगाई तर होती जा रही है और गरीब के भूख और प्यास से और बिलों से और बिजली की महंगाई से मर रहा है। और ये जो हुकूमत, ये जो 4 औरतें बैठ के असेंबली में, पार्लियामेंटेरियन में कैदी नंबर 804 के गुण गा रही हैं, ये इमरान खान की मोहब्बत में बेचैन हो रही है कि अब वो असेंबलियों में भी, अवानों में भी गाने गाती हैं इमरान खान साहब के नाम के। ये इनको ये पता है कि वो किसके पापा थे, जिनकी नाम ले रहे हैं, हम नाम लेंगे तो वो ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं। तो असेंबलियों में, पार्लियामेंटेरियन में बैठ के तो वो कहते हैं कि फलाने का बाप कौन था, कैदी नंबर 804। छिट्टे मुंह आप लोगों का, अक्ल आपके पास से नहीं गुजरी हुई और अपने आप को इतना गिरा लेते हो आप लोग कि आपको शर्म नाम की चीज नहीं, कि पूरी दुनिया आपको देख रही होती है और आप अवानों में नाच रही होती है। सारी जितनी भी 47 के हुक्मरान बने हुए हैं, थोड़ी सी तमीज और शर्म से काम ले, यहाँ को हाथ मारे, देखे कि आपको पूरी दुनिया देख रही होती है। आपका कारनामा तो एक टगे का भी नहीं है। नाच गाना अब सोशल मीडिया पे भी आपके नाम से क्लिप्स बना बना के लोग पूरी दुनिया में वायरल कर रहे हैं। उज़मा बुखारी साहबा क्या कर रही हैं, मरियम औरंगजेब साहबा का क्या कर रही हैं, एक वो और सोशल मीडिया की जो टिकटॉकर बनी हुई है वो क्या कर रही है, मरियम नवाज साहबा क्या कर रही हैं। इनका सब औरतें, ये मुल्क का जब औरतें वाली वारस हो जाए ना
तो मुल्क इसी तरह बेहंगम हाथों में इसी तरह उनका सत्यानाश होता है जिस तरीके से हमारे मुल्क का हो रहा है। अल्लाह मियाँ हमें इनसे निजात दिलाए और हमें रिलीफ मिले, कोई ऐसा मुनसिफ हमारा पाकिस्तान की डोर जिसके हाथ में हो, जिससे हमें सुकून मिले कि ये आने वाला वक्त कुछ बेहतर। ज़ेबा नाज साहब, ये तो आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोगों की क्लास ली ना, अब अपनी तरफ ही हैं कि आपकी पार्टी में जो इंतशार है, आपने कहा या खैबर पख्तूनख्वा का पहले बजट मंजूर नहीं करेंगे जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन मुलाकात भी नहीं, बजट मंजूर कर दिया। हमारे लीडर वो हैं, हम जब तक उनसे नहीं मिलेंगे उनसे बात नहीं करेंगे। हमारा तो बजट इन्होंने जो पास किया, अवाम दुश्मन बजट पास किया इन्होंने, जो इनके हाथ में अच्छे काम थे वो इन्होंने भरपूर उसमें पैसा रख दिया, और जो अवाम को रिलीफ देने वाला था, मुझे बता दे कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कोई ऐसे अदारे, कोई काश्तकारों के लिए कोई फंड रखा गया, कितना रखा गया? इन्होंने वो फंड रखे हैं जहाँ पे इनके अपने बिजनेस चलते हैं, जिनसे इनको अपने आप को रिलीफ मिलता है, अपनी तनख्वाहों में इजाफे, अपने कारोबार में इजाफे, हर वो काम किया जिसमें इनको अपने आप को फायदा मिलता है। इस बजट में मुझे बता दे कोई आवाम को खुशहाली का कोई सांस मिला? अच्छा, आप मुझे ये बताए मोहतरमा, आप मुझे ये बताए, क्वेश्चन ले ले क्वेश्चन मेहरबानी। अब ये जितनी भी पहले अपनी जमानतें इमरान खान साहब की हुई थी, कल लाहौर हाई कोर्ट में कैंसिल कर दी गई हैं, अब इसके बारे में आपका आइंदा लहमल क्या होगा? 8 केसेस थे जिसमें उनको बाइज्जत बरी होना था, लेकिन ये फिर कोई प्रोपेगेंडा पक्का है और उन्होंने हमारी 8 की 8 जमानतों पे केस करके सुन के उसके ऊपर जवाब देना था, फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो कोई फर्क नहीं, नेक्स्ट फिर हम दोबारा ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी उनका मुकद्दर है। इमरान खान साहब ने जिस तरीके से अवामी कुव्वत और अवामी वोट से वो जीते हुए हैं, इस तरह पॉपुलरिटी उनकी और ज्यादा तो बढ़ गई है। अल्लाह और उनका रसूल उनके साथ है, वो 5 वक्त के नमाजी हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें हैं, उनके ऊपर कभी भी कुछ नहीं हो सकता इंशाअल्लाह ताला। मैं अब मुकीम अहमद साहब के पास लंदन जा रहा हूँ। मुकीम अहमद साहब, आपने मोहतरमा ज़ेबा नाज साहब की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने आपको मुखातब करते हुए कहा कि ये जो तेरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत है ना, इसने जो इक़दाम किए हैं वो सारे अवाम दुश्मनी किए हैं, बजट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे अवाम को फ़ायदा हो। आप इन सारी बातों को किस एज ए एनालिस्ट आप कैसे देखते हैं कि ज़ेबा नाज साहब की बात में कोई हकीकत है या सिर्फ ये पार्टीबाजी कर रही हैं? ऐसा लग रहा है कि पंजाब में तो पीटीआई में वो दमखम है नहीं कि वो इसका मुकाबला कर सके। ठीक। अगर उन्होंने बजट में कोई गलत चीजें शामिल की हैं तो आपने उनको हाईलाइट क्यों नहीं किया पॉइंट बाय पॉइंट? ठीक। दूसरा, मीडिया में दिखाते कि जनाब ये गलत हुआ है और पब्लिक को बताते कि ये दुरुस्त नहीं है, और असेंबली में आवाज उठाते। अब वो मसला ये हो रहा है कि असेंबली सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया क्लिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है कि आपकी ऑपोजिशन में वो दमी नहीं है, आपके पास वो शैडो कैबिनेट वाला तस्वुर ही नहीं है। हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि ऑपोजिशन जो है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट इन वेटिंग है, राइट, कमिंग गवर्नमेंट। अब हम ये जो है वो कोई चीज नजर आ रही है कि अगर ये यही बजट पीटीआई बनाती तो क्या बनाती? यूं कहना, वो आइडिया पेश करें ना, आवाम को बताएं, जो इंटेलिजेंसिया है उसको मुतासिर करें अपने दलाइल से कि जनाब ये गलत हुआ है। और ऐसे होना चाहिए। कि आज ही साबिक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी के साहब की मेरे साथ बातचीत हुई, उन्होंने भी इस बजट में बड़े कीड़े निकाले हैं, क्योंकि कोई शख्स भी ये नहीं कह रहा ये अवामी बजट है, वो कहता है टैक्सों का बजट है। और ख़ास तौर पर जो इन्होंने अपनी तनख्वाह और मराहत में 600 गुना 150 गुना इजाफा किया है, और दूसरी तरफ महंगाई का रोना रो रहे हैं और वर्करों के लिए कुछ नहीं इन्होंने छोड़ा। तो इस बारे में भी आप ज़रा बताएं ना, क्या ये हकीकत है कि नहीं है? ये बड़ी तल्ख हकीकत है कि जब तक
हमारे सियासतदान इक़्तिदार में नहीं होते, इन्हें हर चीज में कीड़े नजर आ रहे होते हैं। कौन सा ऐसा बजट है 78 साल में कि जिस पे कोई तनकीद ना हुई हो। दूसरा, ये जो मरात वाली बात है, इस बिल को पेश करने वालों में क्या पीटीआई शामिल नहीं थी? और क्या पीटीआई ने ये कहा कि हम ये मराद नहीं लेंगे, या कोई मेंबर बता दें मुझे कि जो मराद ना ले रहा हो। ठीक ठीक। तो जनाब, ये हम जैसी अवाम को काम का दूर के ढोल सुहाने बता रहे होते हैं और सबज बाग अवाम को दिखा रहे होते हैं। ठीक। यही पीटीआई जब इक़्तिदार में थी वो भी ऐसे ही आर्गूमेंट इस्तेमाल करते थे, और जब इक़्तिदार में रहने वाली जमातें इस पे इख्तलाफ में थी तो वो यही बातें वो कह रहे होते थे। ठीक। तो हमारा ना हाल बदल रहा है, ना माजी बदला था, और ना ही मुस्तकबिल बदलता नजर आ रहा है। हम इन सियासतदानों के यरगमाल हैं कि जो टेबल के इधर बैठता है हमें पता है कि उसने क्या आर्गूमेंट देने हैं, जो टेबल के दूसरी तरफ बैठता है। मैं यहाँ आपसे मुल्क पूछने में, अब देखो ना, मुल्क गरीब है, हम कर्जों पे चल रहे हैं, तो इतनी मराहत में चाहे वो पीटीआई भी शामिल है, जो भी शामिल है, इसके जो मुहर्रिक हैं वो तो हुकूमत ही है ना। अब एक बंदा जिसको आराम से मिल रहा है वो क्यों रोकेगा? तो लेकिन हुकूमत को ये चाहिए था ना कि वो अपनी वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा ना करते, वो अपनी एमएनए एमपीए की तनख्वाहों में इजाफा ना करते, वो वज़ीर-ए-आज़म और मुख्तलिफ जो और शोबे चेयरमैन सेनेट हैं, स्पीकर कौमी असम्बली हैं, इनके 600 तक उन्हें इजाफा किया। इस पर आप कुछ कहें। मैं यही कह सकता हूँ कि जनाब बड़ी बेहिस्सी है कि जिस वक्त आप सरकारी मुलाजमीन को 10% तनख्वाह बढ़ा रहे हैं और बुजुर्ग पेंशनर्स की 7% बढ़ा रहे हैं, लेकिन दो जवाने राना सैयद यूसुफ रजा गिलानी और सरदार रियाज साहब की तनख्वाह में कई 100 गुना इजाफा हो जाता है। 600 गुना 600 गुना जी। और सबसे दिलचस्प जो स्टेटमेंट है वो सैयद यूसुफ रजा गिलानी की है कि वो मेरे नहीं किया उन्होंने, तो मुझे पता ही नहीं था। ठीक। मैं कहो ससिए बेखबरे तेरा लुटिया शहर भंगोर नहीं। जनाब मुकीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा भरपूर सिया। मोहतरमा ज़ेबा नाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया। और जनाब मोहतरमा सईदा आबिदा हुसैन साहबा ने हमें ईरान, इसराइल और अमेरिका के सारे महरक़ात समझाए। मैं आप सब दोस्तों का बहुत मशकूर और ममनून हूँ। अब मेरे सवालात और मेरे पैनल के जवाबात, उसका फैसला करना आपने।